कर्नाटक का युद्ध। देखिए, कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य व्यापार को लेकर के हुए संघर्ष था। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए। 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य व्यापार को लेकर के संघर्ष जो है जारी रहा और ये दोनों ही व्यापार को बढ़ावा और अधिकाधिक लाभ उठाने वाले अग्रसर थे। इसी कारण अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों के भारतीय राजनीतिक में भी दखल देना प्रारंभ कर दिया, जिससे दोनों कंपनियों के मध्य और कटुता आ गई। अब इनका मुख्य उद्देश्य व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर दूसरी कंपनी को पूर्णतः मार्ग से हटाना हो गया। ये दोनों ही कंपनियां यूरोपीय थी और वहाँ भी इनके मध्य संघर्ष चलता रहता था। जैसे ही यूरोप में संघर्ष शुरू होता है, वैसे ही विश्व के अलग अलग भागों में दोनों कंपनियों के मध्य भी संघर्ष शुरू हो जाता था। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध उस समय प्रारंभ हुआ जब यूरोप में दोनों देशों के मध्य ऑस्ट्रिया और पर अधिकार को लेकर संघर्ष हुआ था। भारत में कुल 3 युद्ध लड़े गए, जो वर्ष 1746 से 1763 के मध्य हुआ। इसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों का भारत से पूर्णतः सफाया हो गया। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुए कर्नाटक युद्ध। प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था वह 1746 से 1748 तक चला। इस युद्ध के प्रारंभ होने के समय फ्रांसीसियों का मुख्यालय पांडिचेरी में था। उनके अन्य कार्यालय जिंजी, मसूलीपट्टनम, करिकल, माही, सूरत और चंद्रनगर में थे। अंग्रेज़ों के मुख्य कार्यालय मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में थे। 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष शुरू हुआ। 1746 में भारत में दोनों कंपनियों में युद्ध शुरू हो गया। इससे समय डुप्ले पांडिचेरी का फ्रेंच गवर्नर था और उसके नेतृत्व में फ्रेंच सेना ने अंग्रेज़ों को परास्त कर मद्रास को जीत लिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोमे का युद्ध स्मरणीय है। सेंट टोमे का युद्ध, यह युद्ध फ्रांसीसी सेना तथा कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य जो है लड़ा गया था 1744 से 1749 के मध्य। असल में जिस समय दोनों यूरोपीय कंपनी भारत में युद्ध कर रही थी, उस समय कर्नाटक के नवाब ने दोनों को ही युद्ध बंद करने तथा देश की शांति व्यवस्था को भंग न करने का आदेश दिया, किंतु डुप्ले ने अपनी कूटनीति से नवाब को मद्रास जीत कर देने का आश्वासन दिया, परंतु बाद में वह अपनी इस शर्त से मुकर गया, जिस कारण नवाब ने अपनी सेना को फ्रांसीसी से युद्ध हेतु भेजा। डुप्ले की महज 230 फ्रांसीसी और 700 भारतीयों की सेना ने नवाब की 10,000 की सेना को परास्त कर अनुशासित यूरोपीय सेना की ढीली और असंगठित भारतीय सेना पर श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध में 1748 में हुई एक्सला-शापाइल की संधि से समाप्त हुआ। इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। इस संधि के अनुसार मद्रास अंग्रेज़ों को पुनः प्राप्त हुआ। इस युद्ध के दौरान दोनों ही दल बराबरी पर रहे, परंतु युद्ध में फ्रांसीसी श्रेष्ठता साथ थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो 1749 से 1754 तक चला, कर्नाटक के प्रथम युद्ध में अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध कर चुके डुप्ले की राजनीतिक पिपासा जाग चुकी थी। डुप्ले अब भारतीय राजनीति में भाग लेकर अंग्रेजी कंपनियों को पूर्णतः भारत में से विस्थापित करने की रणनीति बनाने लगा। उसे भारतीय राजनीति में दखल देने का अवसर हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद से मिला। हैदराबाद, जो आसफजाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर नासिर जंग जो पुत्र थे उसके और उसके भतीजे मुजफ्फर जंग जो आसफ
जाह के पौत्र थे। इनके मध्य विवाद खड़ा हो गया था। कर्नाटक जो है, कर्नाटक के नवाब अनूरुद्दीन तथा उनके बहनोई चंदा साहिब के मध्य विवाद शुरू हुआ था। हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवादों से राजनीतिक बढ़त बनने हेतु डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फरजंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का सहयोग किया। अपरिहार्य रूप से अंग्रेज़ों को नासिर जंग और अनिरुद्ध का सहयोग करना पड़ा था। 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनूरुद्दीन मारा गया था। चंदा साहिब कर्नाटक का अगला नवाब बना। 1750 में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता मारा गया और मुजफ्फरजंग हैदराबाद का नवाब बन गया। डुप्ले इस समय तक अपनी शक्ति के चरम पर था, पर स्थिति परिवर्तित होने में देर नहीं लगी। अनूरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली युद्ध में बचकर भाग गया और उसने त्रिचन्नापल्ली में शरण ली थी। फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब की सेना के साथ मिलकर दुर्ग को घेर लिया और अंग्रेज की तरफ से क्लाइव इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा। तो क्लाइव ने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अरकटा पर अधिकार कर लिया। 1752 में स्ट्रिगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने त्रिचन्नापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फ्रांसीसी अधिकारियों ने त्रिचन्नापल्ली में हुई हानि के लिए डुप्ले को जिम्मेदार ठहराया और उसे वापस फ्रांस बुला लिया गया। 1754 में गोडाहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। 1755 में दोनों कंपनियों के मध्य संधि हो गई। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। पूर्व की तरह ही यह युद्ध भी यूरोपीय संघर्ष का भी भाग था। इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। 1756 में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लाली को अगला गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा। उसने भारत आते ही फोर्ट डेविड को जीत लिया और तंजौर पर 56 लाख रुपए बकाया के विवाद को लेकर युद्ध शुरू कर दिया, परंतु वो इसमें असफल रहा, जिससे फ्रांसीसी ख्याति को हानि पहुंची। उधर अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को पराजित कर बंगाल पर अधिकार कर लिया था। इससे अंग्रेज़ों की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई थी और 1760 में सर आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसियों को वांडीवास के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। जी जी 1761 में फ्रांसीसी पराजित होने के पश्चात पांडिचेरी लौट गए और मात्र 8 माह बाद ही अंग्रेज़ों ने इसे भी जीत लिया और शीघ्र ही माही तथा जिंजी भी अपने अधिकार में कर लिया। 1763 में इस युद्ध के अंत में पांडिचेरी एवं कुछ अन्य प्रदेश किलाबंदी न करने की शर्त पर फ्रांसीसियों को लौटा दिए गए। इस तरह तृतीय कर्नाटक युद्ध का एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ और आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का समापन हो गया, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई। अब अंग्रेज़ों को भारत पर पूरी तरह आधिपत्य स्थापित करने के लिए केवल भारतीय शासकों का ही सामना करना शेष